डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइक्लीहुड सैम्पलिंग। और इसको सबसे पहले सिनेरियो को समझना जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो लाइक्लीहुड सैम्पलिंग वाला टॉपिक है ना, ये टॉपिक तो है इजी, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो स्टूडेंट को लगता है पता नहीं क्या ही आ गया, बट होता एक्चुअल में कुछ नहीं है। पहले सिनेरियो को समझो। हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक बेजियन नेटवर्क दिया हुआ है। अब इस बेजियन नेटवर्क में हमारे पास 4 रैंडम वेरिएबल है ABCD, और उनके बीच में कुछ डिपेंडेंसी हमें इस तरीके से दे रखी है। अब देखो, ए जो है वो हमारा एक तरह से पेरेंट कह सकते हो, या ऐसा वेरिएबल है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली ए की तो सीधी प्रोबेबिलिटी बनती है होने की, नहीं होने की। तो होने की कई बार प्लस से भी डिनोट कर देते हैं, प्लस ए, और ना होने की माइनस ए से भी लिख देते हैं, या इस तरीके से नेगेशन से भी लिख देते हैं। मतलब ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ऑब्वियसली अगर होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो ना होने की 4/5 होगी। अब देखो बी की बात करें तो बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर, क्योंकि बी की तरफ जो है वो ए से जा रही है, तो बी ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो बी है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ये हमें दे रखा है कि अगर ए है तो बी होने की प्रोबेबिलिटी, ए नहीं है तो बी होने की, ए है तो बी नहीं होने की, ए नहीं है तो बी भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी का टेबल भी दिया हुआ है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सी, तो सी की प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बी के ऊपर। सी जो है वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यानी सी के होने की प्रोबेबिलिटी बी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो सी गिवन दैट बी, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हमें इस तरीके से दे रखी है। और ऐसे ही अगर हम बात करें डी, तो डी की प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर, डी जो है वो आपका बी के ऊपर डिपेंड है, तो यार बी के ऊपर डिपेंड है, तो यानी डी के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन बी। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का टेबल हमें ये सारी चीजें दे रखी हैं कि बी और डी के होने की प्रोबेबिलिटी ये, बी ना हो डी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे सिनेरियो दे रखे हैं। उसके बाद क्या दे रखे हैं, सैंपल भी दे रखे हैं। हमारे पास कुछ सैंपल्स जो है वो दे रखे हैं S1 S2 S3। अब इन सैंपल्स में हमें ABCD को यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब आप कहोगे सर ये तो कैपिटल A B, तो कुछ भी नहीं है यार। A जो है वो क्या है, एक रैंडम वेरिएबल। तो A मतलब A गिवन पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी, नेगेशन ऑफ B मतलब ना होने की, ना होने की, ना होने की। तो ये होने और ना होने को समझ आ जाएगा आपको यहाँ पे प्लस और माइनस से, या फिर अगर प्लस नहीं मेंशन किया तो यानी वो पॉजिटिव है एक तरह से। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन में अब क्या पूछा है, एस्टिमेट द लाइक्लीहुड वेट ऑफ ईच सैंपल एंड देयर बाय एस्टिमेट दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन नॉट सी एंड नॉट डी दे रखा है, तो इसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करनी है एस्टीमेट ये पूरी वैल्यू। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। स्टेप 1 क्या है, पूरे क्वेश्चन में आपने ये सीन देख लिया कि भैया ए बी सी डी, ये डिपेंडेंसी आपको पता लगी, ये वैल्यूज गिवन है, चलो ठीक है, सैंपल्स गिवन है, चलो ठीक है। तो स्टेप 1, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, इस इक्वेशन को देखो। मतलब इस प्रोबेबिलिटी जो एस्टिमेशन को आपको जो फाइंड आउट करना है उसको देखो। अब जब भी इसको देखना है, सबसे पहले आपको यहां पे 2 सिनेरियो हैं, एक इस लाइन के इस तरफ है और इधर। मतलब यार सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी अगर मैं इस तरीके से निकालता हूं, तो ये क्या होता है आपका गिवन, और ये क्या होता है आपका क्वेश्चन। मतलब इसकी आपको निकालनी है। तो इसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, क्वेरी वेरिएबल। इसको बोलते हैं क्वेरी वेरिएबल। और जो गिवन होता है उसको बोलते हैं एविडेंस। उसको क्या बोलते हैं, एविडेंस। तो यहां पे मेरे इस क्वेश्चन को अगर हम वही सेम सिनेरियो में देखें, तो गिवन क्या है मेरा गिवन क्या है यहां पे मेरा सी एंड डी। तो ये क्या है मेरा, जो ए है वो क्या है मेरा क्वेरी या क्वेश्चन, ठीक है। और सी एंड डी क्या है, नेगेशन ऑफ सी एंड नेगेशन ऑफ डी क्या है मेरे यहां पे एविडेंस। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, जो एविडेंस है वो सी नेगेशन में है और डी नेगेशन में है। बस ये फंडा सबसे पहले देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब हम स्टेप 2 पे जा रहे हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ये जो मेरे सैंपल्स दे रखे हैं इनको मुझे कंसिस्टेंट करना है। कंसिस्टेंट करने का मतलब क्या है, इनकी रीवेटिंग करनी पड़ती है। मतलब कहने का, आप सबसे पहले देखो एविडेंस में क्या क्या दिया है। एविडेंस में -C -D है, तो एविडेंस में जो -C और -D दिया है हमें उसको कंसीडर करना है। जो नहीं दिया एविडेंस में उसकी प्रोबेबिलिटी होने की हम 1 ले लेते हैं। मतलब A होने की प्रोबेबिलिटी एक तरह से 1 है, और ऐसे ही B जो है वो भी क्या है, मैंने
1 ले लिए। क्यों? क्योंकि मेरे एविडेंस क्या है, C और D गिवन है। तो एविडेंस अगर C और D गिवन है तो यानी A और B का एविडेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें उनको जब रीवेट करेंगे, उनकी जब हम एक तरह से कंसिस्टेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू हम 1 1 ले लेंगे सब केसेस में, मतलब सारे सैंपल्स में इसकी वैल्यू 1। लेकिन अब ये जो -C है ये क्या है, मेरा एविडेंस है। तो अगर -C मेरा एविडेंस के अंदर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता -C, ये जो C है वो किसके ऊपर डिपेंड है, B के ऊपर डिपेंड है। तो यानी -C मेरा एक तरह से इस सैंपल में -B के ऊपर डिपेंड है। तो यानी मैं प्रोबेबिलिटी वाले टेबल में जाऊंगा जहां पे प्रोबेबिलिटी -C गिवन दैट -B। अब आप कहोगे सर -B क्यों लिया, +B क्यों नहीं लिया? अरे यार सैंपल में देखो -B दिया है, समझ आ गई? -C मतलब C के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी तो आप कहोगे सर दो जगह पे है, यहां भी है यहां भी है, लेकिन ये B पॉजिटिव है ये B नेगेटिव है। हमें कौन सा B लेना है? क्योंकि C B के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमें कौन सा लेना है वो मेरे सैंपल में देखो -B लेना है। तो यानी ये वाली वैल्यू उठा लो, ये वाली वैल्यू क्या है, 3/5। बस ये फाइंड आउट करना है। ऐसी इसी सैंपल में -D में मेरा एविडेंस है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं लेनी, जो एविडेंस में ना हो उसको 1 1 ले लो। लेकिन ये मेरा -D जो है वो -D ये वाला आपका, ये दोनों। लेकिन अब फिर भाई क्योंकि D जो है वो B के ऊपर डिपेंडेंट है तो सैंपल में देखो हमें क्या दिया हुआ, -D। तो -D जहां पे B जो है वो गिवन हो माइनस, तो यानी 1/5 ये वाली वैल्यू उठा लेंगे। तो इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करोगे क्या बन गया, 3/25 बन गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक। अब हम इसके ऊपर आते हैं, सैंपल 2 को हम कंसिस्टेंट करते हैं, रीवेटिंग करेंगे। तो -A यार, A से हमें कोई लेना देना क्योंकि A और B जो है वो एविडेंस में है ही नहीं, तो इनका वेट तो हम 1 1 ही ले लेंगे। लेकिन -C गिवन दैट B, सॉरी कहां -C, ये रहा -C गिवन दैट B। अब पहले हमने माइनस लिया क्योंकि सैंपल में -B था, अब सैंपल में B है, तो यानी ये वाली वैल्यू उठा लेंगे, 2/5 उठा लेंगे। उसके बाद देख लो -D गिवन दैट B, -D हमें यहां पे उठाना है, लेकिन गिवन क्या है, +B, क्योंकि पहले -B उठाया था क्योंकि सैंपल में था, लेकिन अब सैंपल में +B है, तो यानी 1/2 हो गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1/5 ही आ जाएगा। डन है। अब आते हैं जी S3 पे। S3 में फिर भाई हमारा A और B तो हमारे इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये हमारे एविडेंस में नहीं है, तो इनकी वैल्यू तो हमने 1 1 ले लेनी है। लेकिन C और D मेरे एविडेंस के अंदर आते हैं और C किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, C B के ऊपर। लेकिन B में कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सैंपल में देखो पॉजिटिव, -C गिवन दैट B, लो जी 2/5 हो गया, इनटू ये आ गया जी -D गिवन दैट B, -D गिवन दैट B क्या है, 1/2। तो इसको अगर आप कैंसिल कर दोगे तो ये भी वैल्यू क्या आ गई, 1/5 वैल्यू। ये आपने सबको क्या कर दिया, कंसिस्टेंट कर दिया, S1 S2 S3 को। अब ये कहानी आपकी डन होगी। स्टेप 1 में हमने एविडेंस और क्वेरी चेक की, स्टेप 2 में हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट की। अब लास्ट स्टेप है हमारा, ये देखो जी, हमें एस्टिमेट क्या करना है, A गिवन दैट नॉट C नॉट D। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल तो मेरा नीचे जो सारा का सारा वैल्यू आ रही है उनका टोटल कर दो, मतलब जितने भी सैंपल्स को हमने कंसिस्टेंट किया, रीवेट किया, वो सारे सैंपल्स कर दो। मतलब 3 यहां पे 3 दोबारा लिख देता हूं, 3/25 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इन सबका समीशन कर दो। ऊपर देखो क्या आएगा। अब देखो मेरे टोटल सैंपल्स में से ये सारा जो मैंने रीवेट किया, इनमें से मेरे को जो क्वेरी है वो क्या है, +A की क्वेरी है। +A की क्वेरी देखो सैंपल 1 में है +A और सैंपल 3 में है +A, लेकिन सैंपल 2 में -A है, तो यानी इसको सिलेक्ट नहीं करना। तो मेरे पास सैंपल 1 में कौन सा है, +A है, यानी 3/25 प्लस सैंपल B को नहीं लेना, सैंपल 3 में क्या है मेरा 1/5। अगर सारे सैंपल्स में ही होता फिर तो ऑब्वियसली 1 ही आ जाती प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये एक तरीका आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो S1 और S3 का वेट उठा लो, उनका प्लस कर दो, डिवाइड बाय सबका टोटल कर दो। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर जो है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपको आंसर जो है वो आएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि ये टोटल आंसर आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द लाइक्लीहुड वेट एस्टिमेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल। थैंक यू।